अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बिर हसन है और जैसा कि आपको पता है कि इल्म अचीवर के इस चैनल पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को एएमयू 9th एंट्रेंस के, ठीक है ना। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और साइंस का जो चैप्टर है हमारे पास लाइट, उस लाइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा कि क्वेश्चन को डील करते वक्त हम ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जो है उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को बता दिया जाए, ना कि सिर्फ आंसर को टिक करके हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? लाइट है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट। ठीक है, कह रहा है जो इमेज है वो इमेज रेटिना के ऊपर कितनी देर तक के लिए परसिस्ट करती है, ठहरती है। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधी लाइन है। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो था, परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो होता है 1/16 ऑफ सेकेंड, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1/16 ऑफ सेकेंड होता है। ठीक है, 1/16 ऑफ सेकेंड होता है। ठीक है, यानी एक सेकेंड को अगर 16 हिस्से में बांटो, ठीक है, तो उसका एक हिस्से का जो टाइम होगा ना, उतनी देर तक कोई भी पिक्चर जो है आपके रेटिना पर बनी रहती है, हालांकि ऑब्जेक्ट उससे आगे से रिमूव कर दिया जाता है तब भी। ठीक है, यही वजह है कि जो मूविंग मोशन पिक्चर वगैरह होता है उसके अंदर जो बहुत सारे स्टैटिक इमेजेस को 16 पिक्चर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड से फ्लिप किया जाता है। ठीक है, मतलब मूव कराया जाता है ताकि वो किस में दिखे? मोशन में दिखे। क्लियर ना? ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन थी, तो जवाब क्या हो जाएगा? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ये सवाल 2023 और 24 का है। ठीक है, 24-25 में एक भी सवाल नहीं आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से। लेकिन ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 23-24 में देखो दो दो सवाल फिर से। कह रहा है द इंजेक्शन ऑफ ऑप्टिक सॉरी द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना इन द आई इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है कि हमारे आई के ऊपर जो जंक्शन होता है किसका? रेटिना का और आई का, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते थे क्या? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ये जंक्शन होता है किसका? ऑप्टिक नर्व से आई का। मैं थोड़ा सा आई के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे समझा दूं। जो हमारा आई होता है इसका सबसे पहले एक फ्रंट बल्ज आउट पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, आई बॉल जो है उसके अंदर मसल्स की 3 लेयर होती है। ठीक है, मसल्स की क्या होती है? 3 लेयर होती है। ठीक है, मसल्स की 3 लेयर होती है। मैं सबका नाम लिख दे रहा हूं। ठीक है, 3 लेयर कौन कौन सी है? स्केलेरा, कोरोइड और सबसे अंदर होता है क्या? रेटिना। सबसे अंदर क्या होता है? रेटिना। रेटिना के ऊपर दो तरीके के लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, रोड्स रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डिम लाइट में आपको जो देख पाते हैं किसी चीज को डिम लाइट में, वो इसी की वजह से देख पाते हैं। और कॉन्स जो है किसके लिए होता है? कलर के लिए होता है। कॉन्स किसके लिए होता है? कलर विजन के लिए होता है। मतलब जो अलग अलग कलर आप डिसाइड कर पाते हैं वो इसी की वजह से डिसाइड कर पाते हैं। इसके आगे यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन लेंस होती है, यानी मसल्स की एक लेंस बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई लेंस बोलते हैं। आई लेंस को होल्ड करने वाली जो मसल्स होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो आई लेंस सॉरी सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स ये क्या करता है? आई लेंस को होल्ड करके रखता है। किसको? आई लेंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब ये आई लेंस को जब होल्ड करके रखता है तो ये क्या करेगा? इसको थिक या थिन बना सकता है। तो कोई पूछेगा अगर
कि आई लेंस को थिक या थिन कौन बना सकता है, तो सिलियरी मसल। जैसे ये दबाएगा तो ये थिक हो जाएगा, खींचेगा तो थिन हो जाएगा, ठीक है। इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने यहाँ पर एक सर्कुलर डायफ्राम होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बीच में एक छोटा सा होल होता है, ठीक। सामने से अगर देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, देखोगे ना आंखों के अंदर ऐसा होता है, और इसके बीच में एक छोटा सा होल होता है, तो यही सर्कुलर डायफ्राम है। साइड से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, आयरिस। क्या बोलते हैं, ये आयरिस है, ठीक है। और इस आयरिस के बीच में एक छोटा सा होल है जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। ये जो छोटा सा होल है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आयरिस जो है, इस आयरिस की वजह से ही आई का कलर होता है ना। देखिए ना, किसी की आंखें बुरी होती है, किसी की आंखें ब्लैक होती है, तो वो इसी आयरिस की वजह से होता है। बीच में जो छोटा सा होल है वो क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। तो ये प्यूपिल से ही लाइट रेज एंटर करती है, कहाँ पर, प्यूपिल से ही लाइट रेज कहाँ एंटर कर पाती है, यहाँ से ऐसे इसके थ्रू होकर यहाँ से यहाँ एंटर कर पाएगी। यानी प्यूपिल की साइज जब बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी, और प्यूपिल की साइज जब छोटी होगी तो कम लाइट एंटर करेगी। क्लियर ना, बात समझ में आ रही है। यानी प्यूपिल की साइज को बड़ा या छोटा करने पर अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा करने में कौन हेल्प करेगा, आयरिस हेल्प करेगा। यानी आयरिस की मदद से इस होल की साइज को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्यूपिल iris control the amount of light entering the eyes by regulating the size of the pupil, ठीक है। प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करके आयरिस जो है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आइज को। क्लियर ना, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर आता है तो इस रेटिना के ऊपर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो बनती है वो इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर एक जंक्शन होता है, ठीक है, जहां पर ऑप्टिक नर्व्स आके जुड़ते हैं, ठीक है। क्या आके जुड़ते हैं, ऑप्टिक नर्व्स आके जुड़ते हैं, ऑप्टिक नर्व्स आके जुड़ते हैं, और इस इमेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स रेटिना के ऊपर जिस पॉइंट पर आकर मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यानी इस पॉइंट पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। अब सवाल है कि यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है तो ब्रेन को कैसे पता चलता है, ये सीधा है। एक्चुअली जब ये इन्फॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन इंटरप्रिटेशन के दौरान इसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, और आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। यानी ब्रेन का भी रोल है यहाँ पर। तो सवाल यही था कि द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना इन द आई इज कॉल्ड। तो जवाब क्या था, ब्लाइंड स्पॉट था, ठीक है। तो अब आगे ह्यूमन आई के बारे में जितने भी सवाल होंगे वो यहाँ से बन जाएंगे। समझ में आई बातें कि नहीं आई, चलो ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज को कौन कंट्रोल करता है, तो क्या कहोगे, आयरिस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, आयरिस कंट्रोल करता है। आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि जैसे प्यूपिल की साइज को चेंज करके वो कराता है, तो 10वीं क्लास की बुक में और 8th क्लास की बुक में दोनों जगह अलग अलग बातें लिखी हुई है, ठीक है। समझ में बातें कि नहीं आई। तो अगर आयरिस ऑप्शन में ना हो तो प्यूपिल आप टिक कर सकते हैं। समझ में बातें, क्या कर सकते हैं, प्यूपिल टिक कर सकते हैं। लेकिन आप 8th क्लास की एनसीईआरटी देखें, जैसे मैं दिखाता हूँ 8th क्लास की एनसीईआरटी में निकाल के। जैसे मैं इसको रोटेट करा दूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, है ना, द आयरिस इज द पार्ट ऑफ द आई, यहाँ पे ये जो है देखो क्या ना, द आयरिस, द आयरिस कंट्रोल्स
द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज, है ना, ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है। लेकिन जब 10वीं क्लास की बुक में आप जाएंगे तो वहां पर क्या लिखा है कि प्यूपिल कंट्रोल करता है। तो एक्चुअली देखो कि असल आंसर आइरिस ही है, क्योंकि आप प्यूपिल तो जस्ट क्या है, एक होल है। प्यूपिल क्या है, जस्ट एक होल है। अगर ऑप्शन में आइरिस ना हो तब प्यूपिल को आप टिक कीजिए। बस समझ में आ गई। वैसे बाकी आपकी अपनी बुक में जो आंसर है वो प्रीफर कीजिए। तो 8वीं क्लास वालों को मैं यही कहता हूँ कि हमेशा आप क्या लगाइए, आइरिस लगाइए अगर दोनों ऑप्शन में है तो। हाँ, अगर ये नहीं है तो फिर किस पे टिक कर देंगे, प्यूपिल के ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है, समझ बात है। तो इस सवाल में गलतियां हो सकती है ना, इस सवाल में गलतियां हो सकती है, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी को ओपन करके दिखाया ताकि किसी के बच्चों के जहन में ऐसी बातें हो तो इस तरह की गलती ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज। जो व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, बिखर जाता है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं। तो देखो, उस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। तो ये सीधे सीधे डेफिनेशन है। जैसे देखे होगे, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म, इससे व्हाइट लाइट को एंटर कराओगे, ऐसे व्हाइट लाइट को डालोगे, ये 7 कलर में बढ़ जाता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। इस तरीके से बीच में 7 कलर होते हैं ना, 7 कलर होते हैं, बीच में और भी कलर होंगे, बीच में और भी कलर होंगे। इस तरीके से 7 कलर होते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 कलर होंगे, ठीक है। तो ये जो व्हाइट लाइट था, ये क्या था, व्हाइट लाइट था, ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इस थोड़ा सा बेंडिंग भी होती है, ओरिजिनल पाथ ये था लेकिन लाइटर जैसे बेंड कर गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग जो होती है, मैं गलत बना दिया हूं कलर के हिसाब से, नीचे होता है वायलेट, ऊपर होता है रेड। सबसे ज्यादा बेंडिंग जो होती है वो किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है, और सबसे कम बेंडिंग जो होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका होता है नीचे से ऊपर तक, ऐसे नीचे से ऊपर तक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाते वक्त, नीचे से ऊपर जाते वक्त अगर तुमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी है, तो वायलेट की। सबसे कम बेंडिंग किसकी है, तो रेड की। क्लियर ना, सबसे कम बेंडिंग किसकी है, तो रेड की। तो वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, कई बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, तो वायलेट की। सबसे कम बेंडिंग किसकी होती है, तो रेड कलर की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि ये जो डिस्पर्जन होता है ना, तो यहाँ पर जो बैंड ऑफ कलर मिलता है, यहाँ जो बैंड ऑफ कलर मिलता है, इस बैंड ऑफ कलर को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो देखते हो, रेनबो, रेनबो देखते हो, रेनबो में 7 कलर की पट्टियां दिखाई देती है, तो वो जो तुम देख रहे हो ना, वो स्पेक्ट्रम है। वो हुआ किस घटना की वजह से है, तो जवाब होगा डिस्पर्जन की फिनोमेना की वजह से। हालांकि रेनबो जो है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है, लेकिन उसमें डिस्पर्जन भी होता है, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट जो है 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है ए प्रिज्म प्रोड्यूसेस, कह रहा है प्रिज्म क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है। तो देखो, वैसे ये सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म के अंदर जो है क्या क्या होता है, दोनों घटनाएं होती हैं। एक तो डिस्पर्जन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है, और रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। इवन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करता है। खैर, तो डिस्पर्जन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। ध्यान से सुनना, फिर जवाब को टिक करना, मैं बताऊंगा क्या जवाब लगाने वाले हो, ठीक है। डिस्पर्जन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाती है। मान लो ये कोई मीडियम है ऐसे, और लाइट रेज इधर से ऐसे जाते हुए अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। और डिस्पर्जन क्या था,
कि व्हाइट लाइट का 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाना। जैसे हमने देखा था अभी, व्हाइट लाइट ऐसे गई और ये 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो गई, है ना, 7 कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक हो गई, है ना, ठीक है। हालांकि मैं 4 ही बनाया हूँ, 7 समझना, ठीक है, ऐसे ब्रेक हो जाती है। तो ये कंपोनेंट में ब्रेक होना क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। लेकिन एक चीज पे गौर नहीं किए, अभी मैं पिछले सवाल में ही बताया था कि जब लाइट रेज इधर से इधर जाती है तो इस जंक्शन पर इसका कुछ बेंडिंग भी होता है, तो डिस्पर्जन तो यहाँ भी है, सॉरी रिफ्रैक्शन तो यहाँ भी है, ठीक है। तो प्रिज्म के अंदर कायदे से रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। लेकिन आपको 8वीं क्लास के हिसाब से जवाब देना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, चूंकि यहाँ पर बोथ ए एंड बी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीजें यहाँ पे समझा दी है कि प्रिज्म के हिसाब से क्या लगा देना है जवाब, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वैसे कायदे से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हो रहा है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से, जब गिलास एयर वाले मीडियम से गिलास यानी प्रिज्म के अंदर जा रहा है, तो उस प्रिज्म में क्या हो रहा है, डिस्पर्जन के साथ साथ लाइट की बेंडिंग भी हो रही है। क्लियर ना? तो आपके हिसाब से जवाब क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लेकिन संदेह है इसके अंदर, ठीक है, मतलब सवाल डिलीट भी हो सकता है। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बाय, ठीक है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो ह्यूमन के अंदर होता है किस वजह से होता है, ठीक है। तो ये सवाल आपके सिलेबस का नहीं है, इसमें जो है ये कोरॉइड रेस्पॉन्सिबल होता है, इसकी चर्चा नहीं करते हैं ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखो, ये फेमस क्वेश्चन है इसका। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज, व्हाइट लाइट का 7 कलर में बिखरना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सेम सवाल, डिस्पर्जन। यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल कई बार पूछ चुका है अभी तक, देखिए 2 से 3 बार तो आ चुका है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर या इनटू 7 कलर इज नोन एज व्हाट, डिस्पर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये देखते हैं, बढ़िया ठीक ठाक हेल्दी क्वेश्चन है, देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा अगर इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करता है। तो नॉर्मली फॉल करने का मतलब 90 डिग्री पे फॉल करता है, ठीक है। तो मान लो ये मिरर है, ये मिरर, ठीक है, और इस मिरर पे लाइट फॉल की है 90 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री पे यानी नॉर्मली। तो बताओ जब 90 डिग्री पे फॉल की है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी यही होगा यहीं पर, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे से नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो जब ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पे रिटर्न हुआ होगा, चूंकि ऐसे रिटर्न हुआ होगा, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं, तो क्या कहेंगे, जिस रास्ते से लाइट आई थी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वही पाथ फॉलो करेगा जो इंसिडेंट रे फॉलो कर रहा है। मेरे ख्याल से यही जवाब है, ठीक है। बाकी सारा, बाकी आगे वाले जो सब है वो गलत है। कह रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल, गलत है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल टू द मिरर, ये भी गलत है। 60 डिग्री टू द नॉर्मल, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, पहली चीज कि जब भी मिरर के ऊपर लाइट फॉल करे, जैसे ये मिरर है ना, मिरर है, इसके ऊपर लाइट फॉल की, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये पॉइंट क्या होता था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहीं पर सरफेस से परपेंडिकुलर हम क्या करते थे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते थे जिसको क्या बोलते थे, नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल से उतने ही सेम एंगल पर इधर होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहली चीज कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल के बीच है, क्या है, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा सुनो, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहला लॉज क्या क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चाहो तो लिख लेना अगर आपको याद नहीं है तो। दूसरी बात कि ये हमेशा इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। अब सेम प्लेन से क्या मतलब है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस पर लाइट ऐसे पड़ी, ये इमेजिनरी लाइन नॉर्मल होगा और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये तीनों के तीनों जो है ना इस प्लेन में होगा। ये जैसे मोबाइल को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मोबाइल में जो ऐसी प्लेन होगी, ऐसी प्लेन, इस प्लेन में तीनों होंगे। ठीक है, ये तो मिरर की प्लेन है, इस प्लेन में तीनों होंगे। मान लो लाइट ऐसे पड़ी और इधर की तरफ रिफ्लेक्ट की, तो वो इन तीनों इस प्लेन में होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सबके सब किस में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। किस में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, पहला। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्पस जो है आपका रिवीजन करवाना है, चीजों को याद दिलाना है, रिकॉल करवाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है ए बॉय सिटिंग एट 20 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर। कह रहा है एक लड़का प्लेन मिरर से 20 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक लड़का प्लेन मिरर से 20 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। He starts running towards the mirror with the speed of the boy appears to be। ठीक है, कह रहा है कि एक लड़का मिरर से 20 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। He starts running towards the mirror, वो लड़का मिरर की तरफ मूव करना क्या करता है, शुरू करता है। ठीक है ना, He starts running towards the mirror with the speed of इसमें एरर है क्वेश्चन के अंदर, स्पीड ऑफ के बाद वैल्यू नहीं बताया है ना, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई। द बॉय अपीयर्स टू बी, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जैसे विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। याद रखना ये क्वेश्चन अब बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है, ओरिजिनल सवाल में जो डेटा था उनके हिसाब से। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो ये दिया हो ही स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कि 5 मीटर पर सेकंड से वो चलने लगा। द बॉय अपीयर्स टू बी, तो लड़का चलता हुआ दिख रहा होगा किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स मिरर, 10 मीटर पर सेकंड है ना, 2.5 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। तो देखो एक चीज देखो, मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, जैसे अगर ये कोई मिरर है, कॉन्सेप्ट बता दूं, बाकी ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसको देख लेना। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो है डेटा मिसिंग है। क्या है, डेटा मिसिंग है। ठीक है, ओरिजिनल सवाल में रहा होगा, मे बी जो टाइप किया गया है वहां गलती हुई होगी। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे ये मिरर है और यहाँ ये कोई लड़का है। ठीक है, यहाँ ये कोई लड़का है, सोच के देखना। ठीक है, ये किसी दूरी पर है, तो जब ये पर्सन, ये बॉय जो है इस मिरर की तरफ चलेगा, है ना, इसे मान लो ये v मीटर, जैसे v की वैल्यू यहाँ पर दिया है क्या, 5 मीटर पर सेकंड। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चलेगा तो इसकी जो तस्वीर है, यहाँ जो तस्वीर है, ये भी इधर की तरफ चलेगा, है ना, 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन टुवर्ड्स मिरर। किधर, इमेज की स्पीड है किधर, टुवर्ड्स मिरर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है किधर, टुवर्ड्स मिरर। अब मैं जो कहने जा रहा हूं सोचो, मैंने कहा कि जिस स्पीड से ये मिरर की तरफ जाएगा उसी स्पीड से ये भी मिरर की तरफ आएगा। लेकिन कभी गौर करो तो तुम्हें एक चीज महसूस होगा कि 1 सेकंड के अंदर ये 5 मीटर आगे गया होगा, तो ये भी 5 मीटर आगे गया होगा, पर सेकंड में 5 मीटर आगे गया होगा। तो ये जो लड़का है और ये जो तस्वीर है, उनके बीच की दूरी पर सेकंड कितना घट रही होगी, 5 इधर 5 इधर, 10 मीटर। फिर अगले सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर।
ठीक है, यानी ये एक दूसरे की तरफ यानी बॉय के हिसाब से देखो तो वो इसको जाहिर हो रहा होगा जैसे 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बॉय को क्या अपियर हो रहा होगा कि वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात नोट करनी है, ये बात नोट करनी है कि वेलोसिटी या स्पीड जो इमेज की है बॉय के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, बॉय के रेस्पेक्ट में, वो उस स्पीड का 2 गुना होता है। उस स्पीड का क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी 2 × 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। याद रखना डेटा मिसिंग था, इसमें मैंने अपनी तरफ से डेटा डाला है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वहां पर कोई और डेटा होगा तो उनके हिसाब से सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो अगर 2.5 रहा तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के हिसाब से जो जवाब है वो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस मिसिंग डेटा के हिसाब से। क्लियर, बाकी एक्चुअल जो है वो देख लेना पीवाईक्यू में क्या था, क्योंकि यहाँ पर तो मिसिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहे दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ये इस चैप्टर का सवाल नहीं है लेकिन मैं बता दूं, प्रेशर की एसआई यूनिट जो है वो होती है पास्कल। क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, अगला देखते हैं। कह रहे ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज डाइवर्ज कन्वर्ज अपीयर्स टू कन्वर्ज नन ऑफ दिस। कह रहे कि रियल इमेज कब बनती है, तो देखो मैं बता दूं, रियल इमेज वहां बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती है। अब बताओ कोई भी रेज कब मीट करेगी, कोई भी रेज आपस में कब मीट करेगी, जब वो कन्वर्जिंग नेचर की हो। क्या हो, जब कैसी नेचर हो, कन्वर्जिंग नेचर की हो, है ना। तो याद रखना रियल इमेज कब फॉर्म होता है, रियल इमेज इज फॉर्म when reflected और रिफ्रैक्टेड। देखो डिपेंड करेगा फिनोमेना क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है। व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट कब करेगा, जब वो कन्वर्ज करेगा। इंटरसेक्ट कब करेगा, इंटरसेक्ट कब करेगा, जब कन्वर्ज करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर कन्वर्ज करेगी वहां पे रियल इमेज बनती है। रियल इमेज की पहचान ये है कि यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन डालोगे, स्क्रीन रखोगे तो वो तस्वीर जो है उस स्क्रीन पे बन जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट आई, ऐसे लाइट आई, ऐसे लाइट आई, ठीक है, इस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे कन्वर्ज होती है, ऐसे कन्वर्ज होती है ना। तो ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई है इस पॉइंट पर ये तस्वीर बनेगी। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही, तो वहां पर रियल इमेज बनती है। ठीक है, वहां पर क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। मैं होपफुली ये बातें समझ में आपके आ गई होगी। तो क्या हो जाएगा जवाब, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज कन्वर्ज, जब रेज क्या होती है, कन्वर्ज होती है, जहां पर एक्चुअल में कन्वर्ज होती है वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे कह रहा है द सेल्स इन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई फंक्शन बेस्ट इन रिलेटिवली ब्राइट लाइट। देखो ह्यूमन आई की जो बात बताया था वहां से फिर से सवाल आ गया। कह रहा है कि वो सेल जो रेटिना में प्रेजेंट होता है ह्यूमन आई के, ठीक है, और फंक्शन अच्छा करता है रिलेटिवली ब्राइट लाइट में, यानी ब्राइट लाइट में वो ज्यादा बढ़िया काम करता है। देखो दो सेल थे, एक था रोड्स, एक था कॉन्स, रोड्स एंड कॉन्स। ये डिम लाइट में काम करता था, ठीक है, और ये ब्राइट लाइट में बढ़िया काम करता है। कौन, ठीक है, तो रेटिना के ऊपर, है ना, रेटिना के ऊपर ये दो सेल प्रेजेंट होते थे, है ना, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स काम करता है बेटर किसमें, डिम लाइट में, और कॉन्स काम करता है किसमें, ब्राइट लाइट में। यही वजह है कि जो नाइट बर्ड्स होती है ना, रातों में उड़ने वाले जो पक्षियां वगैरह होती है, जैसे आउल होता है, उल्लू वगैरह, तो उनके अंदर जो है ना रोड्स की तादाद ज्यादा होती है और कॉन्स की तादाद कम होती है, ताकि वो कम लाइट में एक अच्छे इंटेंसिटी, कम लाइट में चीजों को क्या कर पाए, देख पाए, डिम लाइट में देख पाए।
ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, कोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सवाल क्या था, बेस्ट इन रिलेटिवली ब्राइट लाइट, तो क्या हो जाएगा, कोन सेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफी हेल्दी है। ठीक है, ठीक ठाक लैंग्वेज है इसकी, बड़ी बड़ी। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो इमेज होता है प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और उससे आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या है, जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखे, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखे, ठीक है। तो अब जब प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो इससे लाइट पड़ी होगी मिरर के ऊपर, तो देखो बहुत सारी लाइट पड़ी होगी। मान लो यहाँ से 2 लाइट रेस पड़ी, एक ऐसे गई 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पे जो जाएगी ऐसे ही लौट जाएगी। मान लो एक रेज ऐसे गई, जो ऐसे गई होगी उसका नॉर्मल ये होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट रेज इधर जाएगी। तो कहोगे इस पॉइंट से आने वाली लाइट रेज ऐसे इधर डाइवर्ज करेगी, तो यानी कि पीछे ले जाने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी, है ना। पीछे ले जाने पर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी, है ना। यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी। अब जहां पर इंटरसेक्शन है, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्शन है वहां इसकी तस्वीर बनी होगी। ऐसे ही यहां से भी कुछ लाइट रेस गई होगी, ऐसे सरफेस पर पड़ी 90 डिग्री पे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया होगा। मैंने 2 रेज बनाए, हालांकि रेज बहुत सारी होंगी। ऐसे एक लाइट रेस इधर पड़ी और वो भी ऐसे बाउंस बैक कर गई होगी नॉर्मल के हिसाब से, तो ये दोनों लाइट रेस ऐसे यहीं जाकर ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर ना। तो अब देखो जिस तरीके से इन 2 पॉइंट से लाइट रेस गई है, ऐसे बाकी के पॉइंट से भी लाइट रेस गई होंगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और सब रिफ्लेक्ट होकर उसकी तस्वीर जो है अंदर बनेगी। तो ये पूरी ओवरऑल तस्वीर कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तो ऑब्जेक्ट सीधा था, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज भी सीधा है, तो कहोगे अपराइट इमेज है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि ये पीछे बन रहा है, इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, दोनों की साइज क्या है, सेम है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये लग रहा है कि यहां से डाइवर्ज होगी। मतलब वो पॉइंट जहां से रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती हुई दिखे लेकिन एक्चुअल में इंटरसेक्ट ना करे, तो वहां पर कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और पीछे मैंने बताया था जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में जाकर मीट करती है यानी कन्वर्ज करती है, वहां रियल इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या क्या बना, तो पहली बात क्या कहोगे, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा वर्चुअल एंड, वर्चुअल है चूंकि लाइट रेज वहां पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ऐसी तस्वीर को स्क्रीन पे नहीं बना सकते। वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तीसरा सेम साइज का है, सेम साइज की कंडीशन है, यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। क्लियर। अगली चीज याद रखना कि इमेज ऑब्जेक्ट से मिरर की जितनी दूरी होती है, इमेज की दूरी भी मिरर से उतनी ही होती है। ठीक है, चौथी बात क्या लिखोगे, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन कहां से, कहां से, याद रखना कहां से लिए हो ये दूरी, फ्रॉम मिरर। कहां से ये दूरी लिए हो, फ्रॉम मिरर। मिरर से ये दूरी बराबर होती है। अब आ जाओ इस पे जल्दी से। तो वर्चुअल है, वर्चुअल है, अपराइट है, सेम शेप एंड साइज एज दैट ऑफ
ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये हो जाएगा जवाब मेरे ख्याल से, वर्चुअल अपराइट एंड ऑफ सेम शेप एंड साइज एज द ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वैसा ही होगा जैसा इमेज की जो साइज होगी वैसी होगी जैसा कि ऑब्जेक्ट की साइज थी। ठीक है, बाकी चीजें गलत है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पूरा, ये प्लेन मिरर का टॉपिक भी रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर जो था वो टॉपिक रिवाइज हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक कैलिडोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स। ठीक है, एक कैलिडोस्कोप के अंदर 3 मिरर होते हैं एट एन एंगल ऑफ डैश टू फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, कह रहे जो कैलिडोस्कोप है उसमें 3 मिरर होती है, रेक्टेंगुलर मिरर, उनकी उन 2 मिरर के बीच का एंगल कितना होता है। ठीक है, तो देखो उन तीनों मिरर के बीच का एंगल जो है मतलब जो तीनों मिरर होता है उनमें हर एक मिरर दूसरे मिरर से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। कैसे, मैं बता दूं कैलिडोस्कोप कैसे बनता था। इस तरीके की रेक्टेंगुलर मिरर होती है ना, ऐसे 3 मिरर हैं। ठीक है, ऐसे 3 मिरर हैं। ठीक है, ऐसे 3 मिरर होती थी। इसको जैसे है ना, इसको ऐसे बंद करो, इधर वाले को भी ऐसे बंद करो और इधर वाले को भी ऐसे बंद करो, ऐसे रेक्टेंगल बनेगी यहाँ पर ऐसी। बंद करने पर ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा। तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ से, इसको देखने पर ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देगी, है ना। कैसी ट्रायंगल दिखाई देगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन दो मिरर के बीच का जो ये एंगल है ये 60 डिग्री होता है। क्या, कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। किस कॉन्सेप्ट पे काम करता था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है, मल्टीपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। कैलिडोस्कोप किसके काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। कैलिडोस्कोप किस पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। हर दो मिरर के बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो यही सवाल है, ए कैलिडोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स सेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, can an object is at a distance of a plane mirror, the distance between the object and its image is। यार फिर से डेटा मिसिंग है, फिर से डेटा क्या है, मिसिंग है। एक काम करता हूं, मैं किताब मंगवा ले रहा हूं।